अरे नीरज भाई कैसे हो? बस भाई ठीक हूँ। आज कैसे इतने दिन बाद ठेले पर आना हुआ? बस भाई कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर गांव चला गया था और कल ही आया था, और आज बच्चों ने बोलकर भेजा है कि शाम को घर आते वक्त मैं उनके लिए तुम्हारे तवा चिकन और रोटी लेकर आऊं। भाई बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ का खाए हुए। क्यों नहीं भाई, जरूर लेकर जाओ। कितनी प्लेट पैक करनी है? 3 प्लेट पैक कर दो नीरज भाई बस। और फिर नीरज 3 प्लेट तवा चिकन रुमाली रोटी पैक कर देता है, जिसे लेकर वो आदमी घर चला जाता है। पाल चौक पर 2 ठेले लगते थे। नीरज चिकन और रुमाली रोटी बेचता था और गौरव कबाब और चिकन सूप बनाकर बेचता था। नीरज के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी और गौरव के ठेले पर बहुत कम लोग कबाब और सूप पीने आते थे, और जो लोग थोड़े बहुत खाकर भी जाते उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता, जिससे उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। फिर एक दिन गौरव मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या है इसकी तवा चिकन और रुमाली रोटी में जो सब लोग इसके यहीं पर खाना पसंद करते हैं? और सिंपल सी तवा चिकन और रुमाली रोटी तो होती है इसकी, वो भी बिना बटर लगी हुई, और लोग फिर भी इसके ठेले पर जाना पसंद करते हैं। और एक मैं कबाब में कितना भी बटर लगा लूं, कितना भी अच्छे से सूप बना लूं, लेकिन लोग फिर भी मुझे गालियां ही सुना कर जाते हैं। कुछ तो राज है इसकी तवा चिकन रुमाली रोटी में, और मुझे वो पता लगाना ही होगा। और ऐसे ही नीरज का ठेला अच्छा चलता रहा और गौरव का काम ठप होता चला गया। ये देखकर गौरव अंदर ही अंदर उससे जलने लगा। और फिर एक दिन नीरज किसी काम से कहीं गया हुआ था, तो उस रोज वो अपनी पत्नी सरगी को ठेले पर बिठाकर चला गया। शाम को नीरज को लौटने में देर हो गई। हे भगवान, ये ग्राहक आने शुरू भी हो गए और नीरज अभी तक आए नहीं, और मैं उनके आने से पहले किसी को तवा चिकन रुमाली रोटी भी नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ भी सामान बेचने से मना किया हुआ है। सरगी को देखकर गौरव समझ रहा था कि कुछ न कुछ बात तो है जो सरगी के चेहरे पर इतनी चिंता है, और फिर गौरव उस पर लगातार नजर रखता गया। थोड़ी देर बाद ही नीरज हाथ में एक काले रंग की पन्नी लेकर लौटा और सरगी के कान में कुछ कहकर उसको वो काला पानी दे देता है। और सरगी नीरज से कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दीजिए, ग्राहक आ गए, वो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, और आपने मुझे उन्हें सामान देने से भी मना किया था। ये बातें करने का समय नहीं है सरगी। अब इस पिन्नी से ये जादुई पाउडर निकालकर इस तवा चिकन में डाल दो। सरगी जल्दी से काली पन्नी खोलती है और उसके अंदर जो पाउडर होते हैं उसको चिकन में डाल देती है और फिर सबको देना शुरू करती है। एक तो मैं यहाँ अकेली थी, ऊपर से ग्राहकों की भीड़, और फिर गौरव की गंदी नजर। लेकिन तुम जानती हो ना कि अगर मैं नहीं जाता तो हमारी ग्राहकी कम हो जाती। जो भी कमाल है इस पाउडर का, अब इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनकी खूब अच्छी आमदनी होने लगी, जिससे वो लोग झोपड़ी से पक्के मकान में आ गए। लेकिन उनका ये राज किसी को पता नहीं था कि कुछ ही साल में उनकी आमदनी इतनी अच्छी कैसे हो गई। अरे सुनिए, अब आप जल्दी जाइए और वो जादुई पाउडर ले आइए, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। उस रोज भी नीरज पाउडर लेने चला जाता है। दरअसल वो एक जादुई पाउडर उस तवा चिकन में डालता था, जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और उसका स्वाद लाजवाब हो जाता। लेकिन उस रोज गौरव उसका पीछा करने लगता है। आज तो मैं इसका राज पता लगा कर ही रहूंगा। यही वो समय है जब नीरज रोज कहीं जाता है और फिर लौटकर सरगी के हाथ में कोई काली पन्नी लाकर देता है। फिर गौरव नीरज का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, पर नीरज गौरव के हाथ नहीं आ पाता और नीरज गौरव से काफी आगे निकल जाता है, जिससे गौरव थक कर बीच रास्ते में ही अपने ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद नीरज फिर एक काली पन्नी लेकर आता है और सरगी को तवा चिकन में जादुई पाउडर डालने को कहता है। लेकिन दूर खड़ा गौरव उस रोज ये सब देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब तो रात में इसका ये जादुई पाउडर चुरा कर ही रहूंगा। सरगी को वो पाउडर छुपाते हुए गौरव देख लेता है और मौका मिलते ही वो ये पाउडर चुरा लेता है। और अगले दिन वो अपने कबाब और सूप में वो जादुई पाउडर मिलाकर लाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। आज देखता हूँ कैसे मेरे कबाब नहीं बिकते। आज तो सारे के सारे कबाब और सूप बेच कर रहूंगा। लेकिन गौरव के कबाब में जादुई पाउडर डालने से भी ऐसा कोई जादू नहीं हुआ जिससे उसके ठेले पर ग्राहक आए और उसकी बिक्री हो। 2-4 ग्राहक आए भी तो वो भी नाराज हो गए। अरे ये क्या, तेरे कबाब खाती मेरे मुंह में झाग कैसे निकलने लगा? अरे ये तो सब बेकार है। छी, कितना बेस्वाद है, कितना बेकार है ये तो। मैं तो कहता हूँ मारो इसे, अरे मारो, न जाने क्या मिलाकर हमें खिला रहा है ये। अब गौरव बुरी तरह से डर गया। ग्राहक उसे चप्पलों से मारने लगे। मुझे छोड़ो, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो गया और गौरव को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा नीरज पर। एक दिन वो नीरज के घर जाता है। अरे भाई नीरज, एक बात तो बता यार, ऐसा क्या मिलाता है तू अपने तवा चिकन रुमाली रोटी में जो लोग मेरे ठेले पर नहीं आते?
तेरे ही ठेले पर आते हैं, और मैं कितना भी अच्छे कबाब बना लूं तब भी लोग मुझे खरी खोटी ही सुनाकर चले जाते हैं। कौन सा काला जादू करता है तू जो लोग तेरे ही ठेले पर आते हैं? मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, मुझ पर तो पैसे का अकाल पड़ गया। मेरे बीवी बच्चों के तो भूख के मारे मरने की नौबत आ गई रे। जो पैसे थे वो सब खत्म हो गए। जी तो चाह रहा है अपने परिवार के साथ कूद कर आत्महत्या कर लूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोल गौरव भाई। अरे ये तो अपने अपने हाथों का स्वाद है। अब लोगों को मेरे हाथों का स्वाद अच्छा लगता है तो बस वही बात है। और ये मरने वाली बातें मत करो। सरगी, इसको अंदर से कुछ पैसे लाकर दे दो, ये राशन भरवा लेगा। और हाँ, तुम भी थोड़ी और मेहनत करो, क्या पता तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल पड़े। लेकिन आपने तो कोई जादू के बारे में कहा ना, कोई जादू नहीं है, तुम बेकार की बहस मत करो। और इतना सुनकर गौरव अपने घर आ जाता है और फिर मन ही मन कहता है, कोई ना कोई तो जादू है इस नीरज के पास, लेकिन ये अब भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। ये रोज कहीं ना कहीं पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जंगल में जाने के बाद न जाने कहाँ ओझल हो जाता है और फिर काली पिन्नी लेकर आता है। लेकिन जब मैंने वो जादुई पाउडर डाला था तब तो मेरे कबाब और भी बेकार हो गए थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई राज तो छिपा है इन सब के पीछे। उस रोज गौरव सुबह से ही उसकी ताक में बैठा था और वो उसका पीछा करते करते उस जंगल तक पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच वो उसे एक बंद कोठरी के अंदर जाता देखता है, जहाँ एक ओखली होती है जिसमें वो मसाले कूट कर उस काली पिन्नी में भर लेता है। गौरव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो ये है तेरा वो राज, वो काले जादू का कमाल। तुम अपने ठेले पर लोगों को बुला बुला कर भीड़ लगवाते थे। नीरज गौरव को वहां देखकर भयभीत हो गया और गौरव से बोला, अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस ऐसे ही आया था। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस राज को जानने के चक्कर में था। एक बार तो पीछा भी किया था, पर उस दिन तो तुम बच गए, पर आज नहीं बचोगे। आज सच बताना ही पड़ेगा तुमको। अब बस भी करो, कितना छुपाओगे? इस राज को मुझे भी बताओ। अब ऐसा क्या है इस ओखली में जो तुम यहाँ आकर मसाले कूट रहे हो? ओखली तो तुम्हारे घर भी है। ज्यादा पूछने पर नीरज उस ओखली के राज को गौरव को बता देता है। ये घर एक बूढ़ी अम्मा का था और उनको तवा चिकन रुमाली रोटी बहुत पसंद थी। वो अक्सर मेरे ठेले पर खाने आती थी, पर एक दिन उनकी मौत हो गई और मरते समय उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, जब तू मेरी ओखली में अपना तवा चिकन रुमाली रोटी के लिए मसाले कूट कर ले जाएगा, तब से तेरा ठेला बहुत अच्छा चलेगा और तेरे ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ रहेगी और एक दिन तू इतना अमीर बन जाएगा कि अपनी खुद की दुकान खोल लेगा। बस यही सच था। मैं यहाँ डेली मसाला कूट कर ले जाता हूँ और जाकर तवा चिकन रुमाली रोटी में डाल देता हूँ, जिससे मेरी बिक्री बहुत अच्छी होती है और मेरा तवा चिकन रुमाली रोटी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। बस यही अम्मा का जादू है। पर एक दिन जब तुम मसाला लेकर आए थे तो कुछ बचा हुआ मसाला मैं चुरा कर ले गया था और अपने कबाब में डाल दिया था, पर लोगों ने फिर भी मुझे खरी खोटी सुनाई और मारा भी। तभी से मेरा ठेला ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उस कोठरी में रखी ओखली में से एक हंसती हुई बूढ़ी औरत की आवाज आई। अरे क्या हुआ गौरव, तेरे कबाब का टेस्ट नहीं बढ़ा था क्या? पता है क्यों? क्योंकि तू लालची है, लालची, और एक नंबर का कंजूस इंसान है। इसीलिए तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है। तूने कभी भी भूखे को खाना नहीं खिलाया और हमेशा उनको डांट कर भगा दिया करता था। और एक दिन मैं भी तेरी दुकान पर आई थी, जिसे तूने डांट कर भगा दिया था, और नीरज ने मुझे चिकन रुमाली रोटी खिलाई थी और उस समय मैं तुम्हें श्राप देकर चली गई थी और नीरज को आशीर्वाद देकर। बस यही बात है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है और नीरज को उसके कर्मों का फल मिला। ये कहने के बाद फिर वो बूढ़ी अम्मा एकदम से गायब हो गई। गौरव को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने नीरज से माफी मांगी और नीरज ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। अब गौरव कभी उससे ईर्ष्या नहीं करता। नीरज का काम और भी अच्छा चलने लगा। सुषमा और सुमन दोनों देवरानी जेठानी के घर आमने सामने थे। जेठानी सुषमा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी सुमन के घर नॉनवेज बनता था। जब भी सुमन के घर नॉनवेज बनता तो उसकी महक सुषमा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। दीपक, सुमन चाची आज खाने में क्या बना रही हैं? बहुत खुशबू आ रही है। रिंकू भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही हैं। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी सुमन आंगन में आ जाती है। चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ, खाओगे? पर मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, राजमा चावल तो हम रोज ही खाते रहते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। चाची, मैं भी आ जाऊँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। रिंकू और गिन्नी दोनों सुमन के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी सुषमा ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और गिन्नी चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। तुम दोनों की रोजाना की आदत है, जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों? तुम दोनों को भी हर समय नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है। पता नहीं सुमन को भी नॉनवेज की क्या लत है, अपने साथ साथ पूरे घर को नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई ही क्या है माँ? अच्छी बात है। अब सुषमा ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं। सुमन के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजेश भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं? खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया? अरे कहाँ खाया है यार, तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। बिरयानी खिला दे, बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ देता हूँ भैया। पूरे घर में सुमन की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉनवेज के सामने वेज खाना घर में किसी को अच्छा नहीं लगता था, सिवाय सुषमा और उसकी सास के। सुमन अक्सर ही बदलकर नॉनवेज डिश बनाती रहती थी, कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन चिकन की तरह की डिशेस। और इधर सुषमा भी वेज बनाने में कुछ कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था, पर अभी नॉनवेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज तो मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया, आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज सुमन ने बटर चिकन बनाया है, आज मेरी वही पार्टी है। तुम और माँ खा लेना, बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खाना खा रहे हैं। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो सुमन के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है, मक्के की रोटी सरसों का साग कितना अच्छा लगता है, और तुम हो जो शाकाहारी चीज कुछ भी नहीं खाते हो। तभी सुमन भी आ जाती है। अरे माँ जी, भाभी आप भी उधर ही आ जाओ ना, कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उधर नहीं खाना खा सकती, मुझे तो वैसे भी मांसाहारी भोजन से घृणा है, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। सुमन तुम तो जानती हो मैं और माँ जी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिनमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो, इधर मक्के की रोटी सरसों का साग बना हुआ है, मैं और माँ जी वही खा रहे हैं, तुम खाओगी क्या? सुषमा की बात सुनकर सुमन जोर से हंस पड़ती है, साथ में नरेश भी हंसने लगता है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है, ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो बिल्कुल भी वेज को मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो। उस दिन पहली बार सुषमा को बहुत बुरा लगा, उसका दिल बहुत दुखा। अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। उसे पता था कि अगर वो शाकाहारी खाना बनाएगी तो कोई नहीं खाएगा, सब मांसाहारी खाना ही खाएंगे। वो बस अपनी सास और अपने लिए वेज खाना बनाती थी। सुषमा ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, अब मैं कोई नाश्ता नहीं बनाया करूंगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना, जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है, आज कुछ खाने का नहीं? तुम लोग घर पर खाते ही कब हो जो सुषमा बनाए? तुम्हें तो सारा दिन सुमन के घर जाना होता है ना, तो अब वहीं चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और आज तो क्या, मैं अब कभी भी आप सबके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। सुषमा अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लगी। उसने राजेश और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब राजेश और बच्चे बहुत परेशान हो गए। वो सुमन के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन सुमन बहुत बीमार पड़ गई, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई, घर में खाना भी नहीं बनता था। सुमन, मैं सुषमा भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देंगी। नरेश, भाभी तो पहले ही भैया और रिंकू गिन्नी से नाराज है, वो उनके लिए भी कुछ खाने का नहीं बनाती, तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी? एक बार बोलकर देख लेता हूँ, या रहने दो, चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद बना लूं। नरेश रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है, तभी सुषमा डिब्बे में खिचड़ी भर कर ले आती है। नरेश भैया रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। सुमन, ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। सुमन बहू, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया, इस वजह से मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी दलिया सब्जियों का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है, मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसीलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। अरे तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी, टेंशन मत लो, मैं और माँ जी सब संभाल लेंगे, तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। नरेश भैया, मैं नॉनवेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? सुषमा की ये बात सुनकर नरेश ने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉनवेज नहीं। दीपक बेटा, मैं नॉनवेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ,
मैंने तुम्हारे लिए वेज चाप और शाही पनीर बनाया है। अपनी ताई जी को खाकर बताओ कैसा बना है। सचमुच बहुत टेस्टी है ताई जी। आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो। ये तो नॉन वेज से भी अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉन वेज खाने से बढ़िया ही बनता है। कुछ समय बाद सुमन ठीक हो गई। मैं सोच रही हूँ अब नॉन वेज खाना बंद कर देते हैं। पता नहीं जब से वेज खाना शुरू किया है नॉन वेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ तो जबरदस्ती थोड़ी है, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी वेज ही खाया करेंगे। तुम भी अब वेज खाना बनाया करना सुषमा भाभी की तरह। उस दिन के बाद सुमन के घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। अब वो भी सुषमा की तरह वेज खाना बनाती थी। माँ जी, भाभी, आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना? अब मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। मैं भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। सुमन को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकती, पर ऐसा कुछ नहीं था।